गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पौधार ग्रुप एजुकेशन में आप सभी का स्वागत। देखिए, लास्ट क्लास के अंदर हम पढ़ रहे थे वो था संघनन बहुलक, और संघनन बहुलक थे उनको हमने कई एग्जाम्पल्स पढ़ भी लिए थे। तो देखिए, आज हम जो चालू कराएंगे वो है हमारे पास में जो संघनन बहुलक के अंदर हम करा रहे थे कल, पॉलीएमाइड है। क्या था हमारे पास में? पॉलीएमाइड है। पॉलीएमाइड बहुलक के बारे में हम लास्ट क्लास के अंदर चर्चा कर रहे थे। तो उसके अंदर हमने आपको समझाया था ब्यूना 66, उसमें पहला नाइलॉन 66 हमने आपको समझाया था, और नाइलॉन के कोष्टक में 66 का मतलब भी मैंने आपको समझाया था कि इसके अंदर जो होता है 1 लाख की 2 अलग अलग यूनिट होती हैं। उसके अंदर एक में होता है हेक्सामेथिलीन और डाईएमीन, जिसका सूत्र होता है CH2, इधर भी NH2 और इधर भी NH2। ये होता है हमारे पास में हेक्सामेथिलीन डाईएमीन। ये किसका सूत्र है? हेक्सामेथिलीन डाईएमीन। एक तो इसके अंदर एक लग के रूप में एक तो हेक्सामेथिलीन डाईएमीन है, वो प्रयोग किया जाता है, और दूसरा होता है वो है हमारे पास में एडिपिक अम्ल। कौन सा था? एडिपिक अम्ल। और एडिपिक अम्ल है उसका जो रासायनिक फॉर्मूला होता है वो जो होता है इस प्रकार से। देखिए, इसके अंदर भी 6 कार्बन परमाणु होते हैं, COOH। इस प्रकार से है। जब एक तो ये 1 लाख और दूसरा 1 लाख ये आपस में एक दूसरे से रिएक्ट होते हैं, तो जो बना था वो हमारे पास में क्या था? नाइलॉन 66 है ना। तो नाइलॉन 66 है जिसके अंदर दोनों ही 1 लाख हैं, जिसमें कि इसमें भी 6 कार्बन हैं और इसमें भी देखिए 4 तो ये और 2 ये। तो ये क्या है? एडिपिक अम्ल। ये है एडिपिक अम्ल का रासायनिक फॉर्मूला। कि जब एक दूसरे के साथ संघनन किया इन्होंने तो, और जल का अणु है, संघनन बहुलक की जो खासियत है वो ये है कि इसके अंदर कोई छोटा अणु जैसे कि जल, अमोनिया, ऐसे जो अणु हैं इसके दौरान बाहर निकलते हैं। तो देखिए, अब पढ़ेंगे हम वो है अगला नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 है, उसका निर्माण किस प्रकार से होता है देखिएगा। नाइलॉन 6 है, उसका निर्माण एक के लिए जो 1 लाख होता है। अब हम डालते हैं अगला टॉपिक, वो है हमारे पास में दूसरा, वो है नाइलॉन 6। देखिए, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया था। नाइलॉन जो 66 है उसका उपयोग क्या क्या है? नाइलॉन 66 है, उसका उपयोग क्या है? उपयोग है ना। उसका उपयोग क्या क्या आता है वो चीज़ हम देखेंगे। देखिए, इसका उपयोग है ब्रश जो हम बनाते हैं उनके जो सूक होते हैं, अर्थात हम कहें जो ब्रश हैं उनके जो दांते हैं वो इसके द्वारा बनाए जाते हैं। और जो वस्त्र उद्योग हैं उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? नाइलॉन 66 का। देखिए, इसका उपयोग ब्रशों के सूकों तथा वस्त्र उद्योगों में भी किया जाता है।
तो ये तो हो गया नाइलॉन 66 है। उसके जो उपयोग क्या क्या होते हैं, एक तो ब्रूश के शू को बनाने में और दूसरा है वस्त्र उद्योग में इसका जो हम प्रयोग लेते हैं। अब देखिए अगला जो है हमारे पास में वो था दूसरे नंबर का नायलॉन के अंदर, क्योंकि नायलॉन है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो था 66 और एक है नायलॉन 6। जी यहाँ पर कोष्टक में जो 6 लिया गया है वो इसलिए लिया गया है कि इसके अंदर भी जो 6 कार्बन परमाणु यहाँ पर पाए जाते हैं। तो देखिए, और इसका जो एकलक है यूनिट है हम यहाँ पर डालेंगे एकलक जो पदार्थ है ना, एकलक पदार्थ है इसके अंदर वो होता है कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम क्या है? एकलक पदार्थ वो है कैप्रोलैक्टम। तो इसके अंदर हम एक लाइन लिखेंगे पहले, इसकी रिएक्शन को समझने से पहले। ये है कैप्रोलैक्टम को H2O के साथ उच्च ताप पर गर्म करने पर प्राप्त होता है। जो नायलॉन 6 है वो किससे प्राप्त होता है? हम जब कैप्रोलैक्टम कंपाउंड है उसको जब H2O के साथ गर्म किया जाता है, कैप्रोलैक्टम है इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर की एमाइड ग्रुप जो पाया जाता है। और जब इसको कैप्रोलैक्टम H2O के साथ उच्च ताप पर है हम गर्म करते हैं तो हमें जो प्राप्त जो कंपाउंड्स हैं वो है या फिर पॉलीमर है वो होगा हमारे पास में नायलॉन 6। अब देखिए कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है। ये हमारे पास में नाइट्रोजन, इधर CH2, इधर CH2, इधर CH2, इधर CH2, इधर CH2 और इधर कार्बन, इधर डबल बॉन्ड, इधर ये है ना, और इस पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर लगेगी है ना। तो देखिए एक कार्बन की संख्या यदि हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 कार्बन है और एक नाइट्रोजन है। यहाँ पर जो 6 नंबर यूज लिया है वो 6 कार्बन की वजह से यहाँ पर यूज लिया गया है ना कोष्टक के अंदर। और ये जो है एक प्रकार से ये कौन सा ग्रुप होता है? ये हमारे पास में इसको कहते हैं हम एमाइड ग्रुप, अर्थात एक जो साइक्लिक कंपाउंड जिसके अंदर एक एमाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है और उसके अंदर 6 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। तो ये स्पीशीज है वो कैप्रोलैक्टम है। इसको क्या कहेंगे हम? कैप्रोलैक्टम। इसको क्या कहेंगे? कैप्रोलैक्टम। और कैप्रोलैक्टम को जब उच्च ताप पर H2O के साथ गर्म करेंगे, इसको हम गर्म कर रहे हैं 533 से 543 केल्विन टेम्परेचर। कैप्रोलैक्टम को जब इतने उच्च ताप पर हम गर्म करेंगे और किसके साथ गर्म करेंगे? जल के साथ, जल की उपस्थिति में है ना। तो ये बंध है जो नाइट्रोजन और जो कार्बोनिल के मध्य जो बंध है ये टूट जाता है और ढेर सारी यूनिट हैं एक दूसरे के साथ जुड़ती चली जाती हैं। हम यहाँ पर जो N अणु हैं कैप्रोलैक्टम के लेते हैं, तो इस प्रकार से जब ये इसके साथ ताप पर गर्म करते हैं तो ये हमें पॉलीमर है जो दे देता है। देखिए किस प्रकार से होगा, डबल बॉन्ड CH2 5NH, इधर भी एक बॉन्ड खुलेगा, इधर भी एक बॉन्ड खुलेगा, इधर N। तो देखिए जब ये बॉन्ड टूटेगा तो देखिए ये नाइट्रोजन इधर की ओर है NH और बाकी 1 2 3 4 5 ये 5 जो CH2 हैं मैथिलीन ग्रुप हैं वो यहाँ पर लिख दिए हैं। ये कार्बोनिल है जो यहाँ पर लिख दिया है। अब यदि एक बॉन्ड टूटता है तो पता है आधा बॉन्ड इधर की ओर खुलेगा, आधा बॉन्ड इस पर खुलेगा। तो आधा बॉन्ड इधर की ओर खुला छोड़ दिया मैंने, आधा बॉन्ड इधर की ओर। अर्थात ऐसी ही ढेर सारी यूनिट हैं
एक दूसरे के साथ जुड़ती चली जाती हैं और जो कंपाउंड्स बनता है, पॉलीमर बनता है, वो एक नायलॉन 6 होता है। ये क्या है हमारे पास में? नायलॉन 6। ये होता है आपका नायलॉन 6। अब देखिए इसके बाद में है हम देखेंगे इसके उपयोग। ये आपको रिएक्शन है, सीधी सी रिएक्शन है, ज़्यादा कुछ याद रखने की चीज़ है नहीं। इसमें हम सिर्फ नायलॉन यदि 6 है, उसका निर्माण यदि हमारे पास में आ जाए एग्जाम के अंदर, तो हमें सीधी सी बात है कि यही एक लाइन यही लिखनी है कि कैप्रोलैक्टम को चुता पर H2O के साथ गर्म करते हैं तो हमें नायलॉन 6 प्राप्त होता है। और नायलॉन कैप्रोलैक्टम का जो रासायनिक फॉर्मूला है इस प्रकार से होता है। ठीक है, अब देखिए इसके उपयोग हैं, वो किस किस में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए जो गाड़ी के गियर हैं वो बनाए जाते हैं, उसमें इसका उपयोग लिया जाता है। उसके बाद में बैरिंग हैं, बैरिंग जो बनते हैं गाड़ियों में यूज लिया जाता है, बैरिंगों को मशीनरी के अंदर। अब देखिए हम डालेंगे उपयोग, है ना, नायलॉन 6 के उपयोग। तो देखिए इसका उपयोग है क्या क्या है, वो है जैसे कि दंत ब्रश, दांतों वाली जो ब्रश होती है उसके अंदर जो सूक होते हैं, अर्थात सूक हैं, जो किससे बनाए जा सकते हैं? नायलॉन 6 से। उसके बाद में है वो है गियर बनाने में, गियर बनाने में। और इसके बाद में है बैरिंग में भी इसका उपयोग लिया जाता है। ये हो जाते हैं इसके उपयोग। अब देखिए अगला टॉपिक है हमारे पास में, वो है फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड के बहुलक। अगला क्या है? फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक, जो कि तीसरा नंबर है। पहला नंबर क्या था हमारे पास में? पहला नंबर था पॉलीएस्टर के निर्माण। दूसरा नंबर था वो था पॉलीएमाइड, जिसके अंदर हम पॉलीएमाइड के अंदर दो पढ़े थे, वो कौन कौन से थे? नायलॉन 66 और नायलॉन 6। अब हम पढ़ेंगे तीसरा नंबर का, वो है फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक। फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक। कौन सा बहुलक है? फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड। अर्थात हम यहाँ पर उन बहुलक का अध्ययन करेंगे जिसके निर्माण में फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड है, जो एक एकलक की भांति कार्य करें। तो देखिएगा इसमें लिखेंगे हम, यह फिनोल की अम्ल तथा क्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति में फॉर्मेल्डिहाइड के साथ संघनन अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होते हैं। जो फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक हैं किससे प्राप्त होते हैं? जब फिनोल की अभिक्रिया अम्लीय क्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति में किससे करवाई जाए? फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन अभिक्रिया द्वारा है जो फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक प्राप्त होते हैं।
अब जो फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक हैं उनके हम उदाहरण देखेंगे, जिसमें आपके 2-3 उदाहरण मेंशन किए गए हैं। सबसे पहला नंबर है ए, वो है हमारे पास में नोवोलेक। नोवोलेक का निर्माण। क्या है ए नंबर का? वो है नोवोलेक। नोवोलेक का निर्माण। देखिए नोवोलेक है, उसका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो देखिए नोवोलेक के निर्माण है, हमें पता है कि फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड जो बहुलक है उसका उदाहरण है क्या? नोवोलेक। तो इसमें हमें पता है कि एक जो है फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड है, इसके अंदर रिएक्ट करता है, और किस प्रकार से है जो ये रिएक्ट करता है और बहुलक बनाता है, उस आधार पर है ये बहुलकों का जो दिए गए हैं अलग अलग उदाहरण, जैसे कि नोवोलेक, अगला है बेकेलाइट, इस प्रकार से है ना। तो हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं सबसे पहले नोवोलेक का। तो नोवोलेक के अंदर हम लिखेंगे, देखिए फिनोल की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराने पर प्रारंभ में ऑर्थो तथा पैरा व्युत्पन्न बनते हैं, जो पुनः बहुलीकृत होकर ऐसे यौगिक बनाते हैं जिनमें बेंजीन वलय CH2 समूह के माध्यम से जुड़ी होती है, जिससे नोवोलेक प्राप्त होता है। तो देखिए जो नोवोलेक है उसका निर्माण किस प्रकार से होता है। उसके अंदर हम जब फिनोल की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराते हैं, प्रारंभ में जो कंपाउंड देता है वो देता है ऑर्थो एंड था पैरा व्युत्पन्न, जो पुनः बहुलीकृत, जो ऑर्थो और पैरा व्युत्पन्न है बाद में बहुलीकृत होकर जो कंपाउंड्स देते हैं, जिनमें कि बेंजीन वलय है, एक बेंजीन वलय आपस में CH2 समूह के द्वारा जुड़ी हुई होती है,
जिसे कि हम जिस कंपाउंड्स को हम नोवोलेट कहते हैं। देखिए अब हम देखेंगे इसकी जो केमिकल रिएक्शन है वो किस प्रकार से होती है। देखिएगा सबसे पहले तो हम फिनॉल की रिएक्शन है अम्लीय क्षार की उपस्थिति में फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवाएंगे और जो कि रिएक्शन होकर ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट देता है। देखिए किस प्रकार से होती है रिएक्शन। ये हमारे पास में फिनॉल OH, ये हमारे पास में क्या फिनॉल। फिनॉल की रिएक्शन जब मैंने करवाई HCHO, ये क्या है, किसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मेल्डिहाइड। इसको यदि मैं अच्छे से और भी खोल के लिखूं तो इस प्रकार से होगा। देखिए ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन, ये है हमारे पास में फॉर्मेल्डिहाइड का रासायनिक फॉर्मूला। ये हमारे पास में फिनॉल, ये क्या है फिनॉल, ये क्या है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। तो देखिए जब फिनॉल है, मैं यहाँ पर रिएक्शन यदि अम्ल की उपस्थिति में क्षार की उपस्थिति में यहाँ पर मैं रिएक्शन करवाऊँ तो क्षार है जिस हाइड्रोजन है उसको लेकर चला जाता है, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। देखिए किस प्रकार से रिएक्शन कंप्लीट होती है। मैं यहाँ पर रिएक्शन है उसको क्षार की उपस्थिति में मान लीजिए मैं करवा रहा हूँ। तो देखिएगा ये हमारे पास में क्या फिनॉल। फिनॉल में पता है कि OH ग्रुप है, उसके पास में हाइड्रोजन है जो कि एक एसिडिक प्रोटॉन होती है और ये एसिडिक प्रोटॉन है जिसको कि क्षार हम यहाँ पर ले रहे हैं। क्षार इस एसिडिक प्रोटॉन को लेकर चली जाती है। देखिए इसको मैं अच्छे से खोल के समझाता हूँ आपको। ये है हमारे पास में मैं ये बॉन्ड हैं जिनको दर्शा रहा हूँ। देखिए इसमें यदि इस हाइड्रोजन को लेके चला जाए, ये मैं यहाँ पे इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। ये हमारे पास में है फिनॉल OH। देखिए यदि इस फिनॉल की रिएक्शन यदि मैं क्षार की उपस्थिति में करवाऊँ, यदि मैं क्षार डालूँ तो ये एसिडिक प्रोटॉन है उसको लेकर चला जाता है और इस पर क्या आ जाता है नेगेटिव चार्ज। ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। अब देखिए रेजोनेंस के थ्रू है जो नेगेटिव चार्ज है उसका उसका नेगेटिव चार्ज का जो घनत्व है कहाँ पर आता है। बेंजीन वाले की कौन कौन सी पोजीशन पे है जो नेगेटिव चार्ज का घनत्व आता है, किसके थ्रू, रेजोनेंस के थ्रू। रेजोनेंस में हमें पता है कि जो बंध हैं ओनली पाई, रेजोनेंस है ओनली पाई बंद के थ्रू लगता है। तो इसमें देखिए पाई बंद के थ्रू किस प्रकार से लगेगा। ये नेगेटिव चार्ज है, इस इधर की ओर मूव करेगा और ये जो बंध है ये बंद इधर की ओर मूव करेगा, इधर की ओर। तो देखिएगा ये हमारे पास में कौन सी पोजीशन है, दोनों ही ऑर्थो पोजीशन है। ये कौन सी पोजीशन होती है, मेटा पोजीशन होती है। ये कौन सी पोजीशन है यहाँ पर, ऑर्थो है ना, और इसको क्या कहते हैं मेटा, और इस पोजीशन को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पैरा, है ना। ये हमारे पास में ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन है। यदि रेजोनेंस के थ्रू यदि जो चार्ज का है ट्रांसफर करवाया जाए तो देखिए बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आएंगे, इस बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव करेंगे, इस बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव करेंगे और इस बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव करेंगे। जब अब देखेंगे हम यहाँ पर है इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस पर नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। ऑर्थो पोजीशन पर किस चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, नेगेटिव चार्ज का। फिर से देखिए अब यदि ये बॉन्ड इधर की ओर माइग्रेट हो रहा है तो पैरा पोजीशन पर भी कौन से चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, नेगेटिव चार्ज का। और यदि इस बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर माइग्रेट करेंगे तो ये कार्बन है उस पर भी कौन सा चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, नेगेटिव चार्ज का। अर्थात जो ये रिएक्शन है, जब हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जब अल्कोहल है रिएक्ट करेगा तो हमें पता है कि न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल अर्थात ये जो नेगेटिव चार्ज है इसका ये है जो अटैक करता है इस जो है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर। यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल की भांति इस पर अटैक करता है और देखिएगा किस प्रकार से आगे रिएक्शन होती है।
और इस प्रकार जब इसके साथ रिएक्शन करेगा ये फिनॉल बेस की उपस्थिति में, तो देखिए लास्ट जो फाइनल है वो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट किस प्रकार से बनते हैं। देखिए ये होता है हमारे पास में, इस प्रकार से बन जाता है CH2OH, ये होता है ऑर्थो प्रोडक्ट। और हमारे पास में दूसरा है वो बनता है पैरा प्रोडक्ट। ये कौन सा है? पैरा प्रोडक्ट। पैरा, ये है हमारे पास में पैरा प्रोडक्ट और ये है ऑर्थो प्रोडक्ट। ये तो था यहाँ पर इसका जो प्रिपरेशन था ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट का प्रिपरेशन, है ना। अब ये जो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ बहुलीकृत होकर जो हमें देते हैं वो होगा यहाँ पर, एक तो होगा नोवोलेक और दूसरा है वो हमारे पास में बेकेलाइट है। तो नोवोलेक के अंदर देखिएगा, नोवोलेक के अंदर जो है ऑर्थो प्रोडक्ट है वो बहुलीकृत होता है और ऑर्थो प्रोडक्ट बहुलीकृत होकर है जो देता है वो बनेगा हमारे पास में नोवोलेक कंपाउंड्स। देखिए किस प्रकार से, ये हमारे पास में नोवोलेक, तो सॉरी ऑर्थो प्रोडक्ट है। ये कौन सा प्रोडक्ट है? ऑर्थो प्रोडक्ट। अब इसका हम बहुलीकरण करवाएंगे। इसका यदि n मोल में यहाँ पर लूँ n मोल, और इसके यदि मैं n मोल लूँ तो देखिए यहाँ पर NH2 के अणु निकल जाएंगे और आपस में एक दूसरे के साथ बहुलीकृत होकर इस प्रकार से जो है एक बहुलक का निर्माण कर देंगे। यहाँ पर CH2 इधर है जो ये बंद खुला होता है और यहाँ पर ये फिर से इस प्रकार से है OH और इस प्रकार से फिर ये CH2 यहाँ पर जुड़ी हुई होती है। इस प्रकार से है जो देखिए यहाँ पर खुली हुई होती है, ये यहाँ पर खुली हुई होती है श्रृंखला, और इसके अणु हैं इसके साथ यदि जुड़ जाएं, इसके अणु यहाँ पर इसके साथ जुड़ जाएं तो प्राप्त जो बहुलक है वो क्या है हमारे पास में? नोवोलेक। ये हमारे पास में क्या प्राप्त होता है? नोवोलेक। अर्थात नोवोलेक के अंदर केवल है जो ऑर्थो प्रोडक्ट है वो आपस में बहुलीकृत होता है। अगला है वो है हमारे पास में बेकेलाइट। देखिए बेकेलाइट क्या होता है? बेकेलाइट का निर्माण है वो किस प्रकार से होता है?